अपना रेडियो 96.9 एफएम के श्रोताओं को विष्णुप्रिया पांडे का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ख़ास है। ख़ास इसलिए क्योंकि आज हम उस माध्यम को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो आपको हमसे जोड़ता है। गीतों, गज़लों, कहानियों से जोड़ता है, देश दुनिया की खबरों से जोड़ता है, तरह तरह की सूचनाओं से जोड़ता है। वह माध्यम जो एक बोलता हुआ माध्यम है और कब चुपके से आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपको बहुत अपना सा लगता है, आपके दिल को छूता है। यह वो माध्यम है जो कब आपके सपनों को नई पहचान देने लगता है और कब आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देने लगता है, आपको पता भी नहीं चलता। हाँ दोस्तों, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। आज विश्व रेडियो दिवस है, वर्ल्ड रेडियो डे। और आज ही के दिन यूनेस्को ने 2011 में यह घोषणा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस रेडियो को, इस संचार के माध्यम को मनाया जाएगा। और आज ही के दिन 1946 में यूनाइटेड नेशंस रेडियो की शुरुआत हुई थी। आज का यह दिन हमारे लिए और भी ख़ास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हमारे साथ हैं बहुत ही ख़ास मेहमान। हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बहुत सारे मीडिया संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर, हरिभूमि, स्वदेश, नवभारत आदि। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इतने सारे मीडिया संगठनों में इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और आपके संचार के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं, जो विचार हैं, उसके हम सभी कायल हैं। तो ऐसे में वर्ल्ड रेडियो डे पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे लगता है कि मीडिया वो माध्यम है जो दिलों को जोड़ता है, लोगों को जोड़ता है, और रेडियो ने तो पूरी दुनिया को जोड़ दिया वायु तरंगों के माध्यम से। और गांव में बैठा हुआ आदमी, पहाड़ पर बैठा हुआ आदमी, कोने कोने पर बैठा हुआ आदमी अगर अपने उस भावना को, उस स्पंदन को जोड़ने का काम करता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा काम रेडियो ने किया है। और रेडियो के माध्यम से जिस तरह से समाज जुड़ता है, जिस तरह से भरोसा जुड़ता है, और जिस तरह से एक थके हारे इंसान को रेडियो प्रेरणा देने का काम करता है, मुझे लगता है रेडियो वास्तव में हमें ज़िंदगी जीने की सलाह देता है, ज़िंदगी जीने का हौसला देता है। और इसलिए रेडियो की हर आदमी की ज़िंदगी में बहुत बड़ी जगह है। बहुत बढ़िया लगा सर ये सुनकर, रेडियो के बारे में जो आपके विचार हैं। मैं ये रेडियो के बारे में आपके विचार जानने के बाद मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी सर कि जब अ, अखबार के बाद रेडियो आया तो ये कहा गया कि अखबार का भविष्य खतरे में है, और जब रेडियो के बाद टेलीविज़न आया तो ये कहा गया कि रेडियो का भविष्य खतरे में है। आज तो इंटरनेट की दुनिया है सर। मैं आपसे इस विषय में जानना चाहूँगी, रेडियो के भविष्य पर आपका क्या कहना है? देखिए, मीडिया की सबसे बड़ी मतलब खूबी ये है, खासियत ये कह लीजिए, हर माध्यम एक दूसरे को सपोर्ट करता है। एक माध्यम के आने से दूसरा माध्यम नष्ट नहीं हो सकता। कई बार ये भी कहा गया टेलीविज़न जब आए तो अखबार खत्म हो जाएंगे, पर कोई माध्यम खत्म नहीं होता, हर माध्यम एक दूसरे को मदद करता है। अब तो मीडिया कन्वर्जेंस का समय है, जब मोबाइल में ही रेडियो है, मोबाइल में ही टेलीविज़न है, मोबाइल में ही अखबार और ई पेपर हैं, पोर्टल्स हैं। तो एक तरह से एक मोबाइल की जो ताकत है, उसने सारे माध्यमों को मीडिया के एक मंच पे ला दिया है। तो मीडिया कन्वर्जेंस ने एक तरह से सभी माध्यमों को, जो लुप्त होते हुए माध्यम भी थे, उनको ज़िंदगी दी है। दूसरी बात, जो इंटरनेट रेडियो आया, इंटरनेट रेडियो की तो कोई रेंज ही नहीं है। आप मतलब कहीं भी, अब तो इसका भी नहीं मामला कि यहाँ सुन सकते हो, वहाँ नहीं सुन सकते, इसकी ये रेंज है, उसकी वो रेंज है, मतलब कहीं से भी कहीं भी जो कि जाके लोग जुड़ते हैं। और दुनिया के तमाम देशों में इंटरनेट रेडियो के बड़े सफल और अच्छे प्रयोग हुए, खासकर कम्युनिटीज़ को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। हमारी बहुत सारे इंडियन कम्युनिटीज़ हैं जो बाहर रहती हैं। अमेरिका में भी एक सलाम नमस्ते नाम का रेडियो इंडियन कम्युनिटी के लोग चलाते हैं। तो इस तरह की जो एक जिजीविशा रेडियो के अंदर है कि कम साधन में, कम खर्च में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है, और उसकी जो एक ज़रूरत है वो हर आदमी महसूस करता है जब वो अकेलेपन में होता है। बहुत सही सर कहा आपने, मीडिया कन्वर्जेंस की बात कही, सही में ये सच है। और जो जिन लोगों के मन में ये भावना है कि इस माध्यम के आने से ये माध्यम खतरे में है, उन लोगों को बहुत तसल्ली मिली होगी आपकी इस बात से। और मैं आगे सर आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे आप बहुत सारे शिक्षण संस्थाओं के उच्च पदों पर रहे हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आप विभागाध्यक्ष भी रहे, संचार जो विभाग है उसके, और उसके बाद आप वहाँ के कुल सचिव भी रहे, उसके बाद आप सर वहाँ प्रभारी कुलपति भी रहे, आज आप यहाँ भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि युवाओं के लिए, जो संचार के विद्यार्थी हैं, उनके लिए इस माध्यम को उन तक पहुँचाने, उनके दिलों तक पहुँचाने के लिए आपकी क्या रणनीति रही, और भविष्य में क्या
यहाँ भारतीय जनसंचार संस्थान के जो संचार के विद्यार्थी हैं उन तक, उनके दिलों तक इस संचार माध्यम को पहुँचाने के लिए क्या कुछ योजना है? तो पहले तो पुरानी रणनीति थोड़ी-सी आप बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि रेडियो एक अलग तरह की दुनिया है। आप चाह के भी रेडियो वाले नहीं हो सकते। अगर आपका दिल रेडियो जैसा नहीं है, तो आप रेडियो के साथ हो नहीं सकते। इसलिए रेडियो के लिए ख़ास तरह का मन चाहिए, ख़ास तरह का दिल चाहिए। क्योंकि देखिए रेडियो जो है जब आप बात कर रहे होते हैं, तो आपको कई स्तरों पर काम कर रेडियो में अलग किस्म की भाषा चाहिए। क्योंकि इसमें आपके पास किसी तरह का विज़ुअल सपोर्ट नहीं है। आप अपनी भाषा से ही सब प्रकार की बात करते हैं और सब प्रकार से वो करते हैं। तो इसलिए रेडियो में एक अलग तरह का और देखिए ख़ासकर जब एफ़एम रेडियो आए, तो एक तरह से रेडियो का एक नया किस्म का अवतार हुआ। एक नई जनरेशन रेडियो जॉकीज़ की खड़ी हो गई और वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी का रुतबा रखते हैं और समाज में उनकी बात का बड़ा असर होता है। क्योंकि देखिए शहरों में लोग परेशान हाल हैं, जा रहे हैं, लंबी यात्राएँ करनी पड़ती हैं, गाड़ियों में घंटों का समय उनका ज़ाया होता है, कई बार वो जाम में फँसे हुए होते हैं। तो एक रेडियो जॉकी जिस तरह से उनको राहत देता है, उनके मन को सहलाता है, उनके मन को टटोलता है, उनकी ज़िंदगी में एक जगह बना लेता है, बातचीत करते हुए। क्योंकि अकेलापन शहरों का संकट क्या है? शहरों का जो संकट है, वो आदमी के अकेले होते जाने का संकट है और रेडियो उसमें आपकी मदद करता है, वो आपको अकेला महसूस नहीं होने देता। आप देखिए कि रेडियो की रेंज देखिए, एक आदमी खेत में काम कर रहा है और खेत की मेड़ पर उसका रेडियो रखा है और वो खेत को जोत रहा है, क्या बात! उसको भी कम्युनिकेट कर रहा है। एक आदमी बहुत लंबी गाड़ी से जाम में फंसा हुआ है कनॉट प्लेस के पास, उसको भी रेडियो सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि रेडियो की जो रेंज है कि इस व्यक्ति को भी संबोधित कर रही है, उसको भी संबोधित कर रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा जादूगर वाला माध्यम है और इसमें जो अच्छे और पाक दिल लोग हैं, जो अच्छी बात करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगह। मुझे लगता है रेडियो के लिए सबसे सुपात्र इस समय तो आप ही हैं। मैं अरे! उतना रेडियो के लिए उतना पात्र नहीं हूँ, क्योंकि रेडियो में आप बोल करके ही सारी बातें करते हैं। जी। टेलीविज़न का मामला, आप टेलीविज़न में बहुत सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर सकते हैं। एक एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं, एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिव्स का बहुत सारा काम जो है दृश्य माध्यमों के साथ सपोर्ट करता है। पर यहाँ तो शब्द ही सब कुछ आपके साथ हैं। तो शब्द ब्रह्म जो हमारी संस्कृति में कहा गया है, तो रेडियो में उस शब्द ब्रह्म की जो सत्ता है, वो स्थापित होती हुई दिखती है। क्या मुझे बात ऐसा है सर! लगता है। क्या बात है सर! शब्द ब्रह्म और यही जो सूचना, यही जो एक प्रेरणा आप अपने जो संचार के विद्यार्थी हैं उनको देना चाहते हैं कि शब्द ब्रह्म को समझो, भाषा को समझो। सर इस बारे में भी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि भाषा, आज हम देख रहे हैं कि हम वैदिक संस्कृत से शुरू करते हैं और लौकिक संस्कृत और फिर अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी और जो अभी स्थिति है और हिंग्लिश का ज़माना आ गया है सर। तो मैं ज़रूर आपसे ये चाहूँगी कि आप युवाओं को संदेश दें, खासकर संचार के, पत्रकारिता के विद्यार्थियों को, कि सर किस तरह से वो भाषा को जैसे आपने शब्द ब्रह्म की बात कही, कैसे भाषा पर काम करें और कैसे भाषा को अपना ध्येय बनाएँ, किस प्रकार से रेडियो और भाषा एक दूसरे से अन्योन्याश्रित हैं। सर इस बारे में देखिए, कुछ? मुझे लगता है विष्णुप्रिया जी कि रेडियो एक ऐसी जगह है, जी, जी। जहाँ पर शब्द जो है अपनी सत्ता को वास्तविक रूप में स्थापित करते हैं। और देखिए ये स्टोरी टेलिंग जो है, जिसको हम स्टोरी टेलिंग को बहुत बड़ी बात कह के संबोधित करते हैं, स्टोरी टेलिंग का रिवाज ही हिंदुस्तान से शुरू हुआ। हमसे अधिक कहानियाँ किसने कही हैं, हमसे अधिक कहानियाँ किसने सुनी हैं। हमारे सारे आप ग्रंथों को देखें, एक कहानी है, राम की कथा है। कितनी तरह से, कितनी भाषाओं में, कितनी बोलियों में, कितने रूपों में, कितने गीतों में, कितने तरह से कही गई है राम की कथा। कृष्ण की कथा कितनी तरह से कही गई है। तो दरअसल दुनिया को पहली बार कहानियाँ सुनाने का जो चस्का अगर किसी ने लगाया तो हिंदुस्तान है। क्योंकि हमारे पास जितनी कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, हितोपदेशी कहानियाँ हैं, पुराणों की कहाँ हैं, जातक कथाएँ हैं, जी। हमारे पुराण कहानियों से भरे पड़े हैं। तो दरअसल दुनिया के सबसे बड़े कथावाचक और कथा के सर्जक हम लोग हैं, क्या कहानियों बात है! कहना। इसलिए भारत को वाचिक परंपरा का देश कहा जाता है। यहाँ पर सब कुछ कहा गया। हम लोग बहुत लिखने पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। वो तो हमारी स्मृति ऐसी थी कि हम जब चाहते थे उसको नोट डाउन भी कर लेते थे कि जैसे गुरु ने कहा और शिष्य ने उसको नोट किया। ये परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो एक तरह से वाक जो है, जो वाक की जो शक्ति है, कथा की जो शक्ति है, उसको पहचानने वाला, उसको ज़मीन पर उतारने वाला। दुनिया में पहली कहानियाँ, आप दुनिया के इतिहास को देखिए, किसके पास कहानियाँ हैं? सर्वाधिक कहानियाँ कढ़ने कहने वाला देश कौन है? हमारा तो सारा जो वांग्मय है वो कथाओं में ही अपनी बात कहता है। क्योंकि कथा से बात को समझाना आसान होता है। आप दर्शन किससे समझाएंगे, फिलॉसफी समझाएंगे, शायद समझ में नहीं आएगी। पर जब एक कथा के माध्यम से आप कोई उदाहरण देते हैं, वो कथा समझ में आती है। इसलिए आप देखिए कि हमारी लोक परंपरा में भी कथाएं हैं। बिल्कुल। वो चाहे तीजन बाई महाभारती कथा कह रही हूँ,
चाहे कथकली के माध्यम से कोई व्यक्ति, पर हर जगह एक कथा है। कथा जो है। नृत्य है, हमारे नृत्य के फॉर्म, आप तो नृत्य भी करती हैं, नृत्य के जो हमारे फॉर्म्स हैं सारे, कथक ही वो कथा है सर, कथक में भी उन है। सारे फॉर्म्स में ही कहानी है। जी, जी। बिना कहानी के हम जी नहीं सकते। और कहानी कहने का, स्टोरी टेलिंग का सबसे बड़ा जो मीडियम है वो दरअसल, इसलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ फिल्में क्यों इतनी लोकप्रिय हैं। हमारे यहाँ बॉलीवुड का इतना बड़ा बाजार क्यों खड़ा हुआ, क्यों हम 1000 फिल्में बनाने वाले हर साल इस देश में हैं। हमारे यहाँ हर रीजनल जो लैंग्वेज, हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो भी इतना बड़ा जो है टॉलीवुड जैसे है। ऐसे हर सिनेमा का हमारे यहाँ एक इतिहास है। बंगला का सिनेमा है, मलयालम का सिनेमा, बहुत बड़े फिल्म मेकर्स हमारे यहाँ हैं, क्योंकि हम दरअसल कहानी सुनने वाले समाज हैं, कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले समाज हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो स्टोरी टेलर होता है, जो अच्छा बोलने वाला होता है, बहुत लोकप्रिय। हमारे यहाँ कथावाचक क्यों लोकप्रिय हैं, हमारे यहाँ संत क्यों लोकप्रिय हैं, इतनी बड़ी लंबी संत परंपरा क्यों है? तो इसलिए है कि वो कथाओं के माध्यम से समाज से बात करते हैं। कथाओं के माध्यम से हमारी इतनी भागवत कथाएं होती हैं, आप देखिए इतनी राम कथाएं होती हैं, कृष्ण कथाएं होती हैं। मतलब कथा का जो एक संसार है, मुझे लगता है दुनिया में सर्वाधिक कहानियां कहने वाला ये समाज है। और इसलिए रेडियो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है कि आपको एक कहानी कहने का अवसर देता है। क्या बात है सर। तो आज जो भी श्रोतागण इसको सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं, और जो भी यहाँ छात्र इसे सुन रहे हैं, खासकर संचार के छात्र, पत्रकारिता के छात्र, आपको एक बहुत बड़ा संदेश भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक की तरफ से आज मिला है आपको कि स्टोरी टेलर बनिए, अपनी बात को कहानियों में रखिए। एक जादू आपको जगाना है, एक जादू एक क्रिएट करना है आपको, और इसका संदेश आपको आज प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस सुंदर साक्षात्कार के लिए। ये बहुत ही बच्चों के लिए, पत्रकारिता के जो भी यहाँ छात्र सुन रहे हैं, इन सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगा। वर्ल्ड रेडियो डे पर आपको फिर से शुभकामनाएं। आप सबको भी वर्ल्ड रेडियो डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों को, सभी मित्रों को धन्यवाद, नमस्कार। तो आज हमारे साथ थे इस कार्यक्रम में भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी, जो अपने आप में एक बड़ी हस्ती हैं, जो अपने आप में एक संस्था हैं, जो निर्भय नीतियों के नियोजक हैं और प्रगतिशील विचारों के प्रेरक हैं। ऐसे ही मेहमानों को लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तो मैं विदा लेती हूँ आपसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना रेडियो 96.9 FM आपकी सेवा में हमेशा ही हाजिर है।